2024 का चुनावी घमासान काफी तेज हो गया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सियासत का रण भीषण हो चला है। 400 पार के नारे को साधने के लिए मोदी मिशन दक्षिण पर हैं, तो दूसरी तरफ इसी नारे पर विपक्ष हमलावर है। यूपी से बिहार, महाराष्ट्र से केरल तक आज सियासत का पारा बेहद हाई रहा। कुल मिलाकर एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, 2024 की मुश्किल डगर है, लेकिन इस घमासान में सत्ता के संग्राम में किसका सिक्का चलेगा, कौन 19 और कौन 20 बैठेगा, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे अपने दो वरिष्ठ सहयोगियों के साथ। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जो अंदर की खबर हमें बताएंगे, देखिए न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ नीरज पांडे को भी दिल्ली से आप देख रहे हैं। आप दोनों के पास पोरबंदर से नीरज पांडे जुड़े हुए हैं, दोनों का मैं रुख करूंगी और जानेंगे उनसे उनके पास आखिर क्या है खबर। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर क्या है, वो जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर बड़ी खबर क्या आ रही है। और देखिए जिस तरह से दक्षिण फतह के मिशन पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस पर वो बरसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, कहा कि कांग्रेस ने देश की छवि को कमजोर किया है, बीजेपी सरकार ने देश को मजबूत बनाया, 10 साल में जो काम हुआ वो ट्रेलर है। तो मिशन दक्षिण फतह करने की पूरी तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज जब वो वहां पहुंचे तो कांग्रेस को किस तरीके से घेरा उन्होंने, आप सुनिए। बीजेपी का संकल्प पत्र देश के विकास का संकल्प पत्र है। कांग्रेस सरकार ने भारत की छवि कमजोर देश की बना दी थी, बीजेपी सरकार ने भारत को एक मजबूत देश बनाया है। और चलिए इस पर बात करने के लिए सीधे नीरज का रुख करते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए दक्षिण एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, और बीजेपी भी ये बात समझ रही है, और इसीलिए वहां की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ली हुई है। देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर आप देखें लोकसभा चुनाव से पहले ही ये 130 सीटें हैं जो 5 राज्यों की, उन 130 सीटों पर उन्होंने सेंटर किया। यही है कि पार्टी के सभी सीनियर लीडर से ये कह दिया था उन्होंने कि दक्षिण भारत आप मेरे ऊपर छेड़ दीजिए, आप नॉर्थ इंडिया देखिए, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण में नॉर्थ इंडिया की पार्टी कहा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी ने इस बात तय किया है कि दक्षिण भारत में भी खाता खुलेंगे, दक्षिण भारत में भी खाता खोलेंगे। इसीलिए वो लगातार तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ये इस पूरे इलाके में भ्रमण कर रहे हैं। कर्नाटक में ऑलरेडी वो कर्नाटक और तेलंगाना 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे भाजपा पहले से ही मजबूत है, लेकिन इसमें और अच्छा प्रदर्शन करना है। जैसे कर्नाटक की बात करें तो 28 के 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने का लक्ष्य रख रही है। यही कारण है कि उन्होंने वोकालिंगा पर जबरदस्त पकड़ रखने वाली पार्टी जेडीएस, उसको अपने साथ लिया है। इसी तरह आप देखें तो तेलंगाना में उन्होंने अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। तमिलनाडु में उन्होंने 6 रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों के साथ समझौता किया है। वो उसके पीछे का पर्पस सिर्फ यही है कि तमिलनाडु में इस बार भाजपा खाता खोलना चाहती है। यही हाल केरल में है। केरल की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अपने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को तिरुवनंतपुरम से उन्होंने उतारा है, एक्टर सुरेश गोपी को उन्होंने त्रिचूर से उतारा है। 2 सीटें ऐसी हैं जो माना जा रहा है कि ये 2 सीटें केरल में वो आ सकती है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो इस बार पूरा जो सेंट्रिक है वो साउथ इंडिया है, क्योंकि भाजपा को यह बात मालूम है कि यदि उनको 400 का लक्ष्य हासिल करना है या 370 भाजपा अकेले जीतना चाहती है, तो जब तक दक्षिण भारत नहीं जीतेंगे तब तक ये लक्ष्य पाना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार साउथ में डेरा डाले हुए हैं, लगातार साउथ के राज्यों में सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और सीनियर लीडर्स भी, अमित शाह तमिलनाडु में अभी 2 दिन बिता कर आए हैं, इससे पहले आप देखें जेपी नड्डा घूम रहे। तो ये भाजपा की स्ट्रेटजी है कि नॉर्थ इंडिया जहां पर ऑलरेडी उनकी सरकारें हैं राज्यों में और बेहतर पोजीशन में है, इसीलिए नॉर्थ इंडिया में योगी आदित्यनाथ दूसरे नेताओं के दौरे हो रहे हैं, लेकिन साउथ में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये तीनों बड़े नेता हैं जो साउथ में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। तो उसके पीछे का पर्पस सिर्फ ये है कि 400 के लक्ष्य को आसान किया जाए, और वहां दक्षिण को साधना, उस लक्ष्य को साधने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने पूरी जिम्मेदारी खुद के कंधों पर ली है। ठीक है, आप नीरज रहिएगा मेरे साथ। देखिए दक्षिण की हम बात कर रहे हैं, सियासी टेम्परेचर बेहद गर्म है आज। राहुल गांधी जो वायनाड में जिन्होंने रोड शो किया, मोदी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए नजर आए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बोलते हैं एक देश एक लोग, आरएसएस की विचारधारा से आजादी नहीं मिली, तो आरएसएस की भी घेराबंदी करते हुए और साथ ही प्रधानमंत्री पर भी हमला राहुल गांधी ने वायनाड में आज रोड शो के दौरान बोला है। तो दक्षिण में सियासी टेम्परेचर लगातार हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री को भी आपने सुना किस तरीके से वो कांग्रेस पर हमलावर थे और देश की छवि को खराब करने का आरोप उन्होंने लगाया, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री एक देश एक लोग बोलते हैं, लेकिन विचारधारा आरएसएस की है जिससे आजादी नहीं मिली। प्राइम मिनिस्टर, दे से वन नेशन, one people, one language, one leader. तो राहुल गांधी को आपने सुना और इस पर अभिषेक आपसे बात करते हैं, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला दक्षिण भारत का भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना वहां पर बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना चाह रही है और राहुल गांधी रोड शो के दौरान किस तरीके से घेराबंदी कर रहे हैं वो तो हमने सुना ही। बिल्कुल, देखिए ये बात हमें समझनी होगी कि बीजेपी के लिए जो बोनस सीटें हैं उनका दरवाजा इस बार साउथ ही है। वो बोनस सीटें साउथ से आएंगी, जो भी नीरज बता रहे थे 400 पार वाला, वो फैक्ट है। क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ में बात करें तो वहाँ सैचुरेशन की स्थिति है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो गुजरात हो। यूपी में मार्जिन है, पिछली बार 65 थी, उसके पहले 73 थी, वो मार्जिन उनके पास है। लेकिन मध्य प्रदेश हो, यहाँ सब सैचुरेशन है। यहाँ टोटल सीटें बीजेपी जीत चुकी है। तो अब जो रास्ता है वो है साउथ का और कांग्रेस वहां पर मजबूत है, ये एक फैक्ट है। शिरीन, आप देखिए आंध्र प्रदेश की बात मैं करूं, आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने अपनी रीपोजिशनिंग की है। वो जनसेना के साथ में, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के साथ में जिस तरह से उसने रीपोजिशनिंग की है, वहां पर आंध्रा में वो जो प्लस करेगी वो उसकी संख्या बढ़ा देगी अगर वो कर पाती है। केरल में 6 दौरे पीएम कर चुके हैं कंटिन्यू। आप सोचिए केरल पर उनका फोकस कितना है। और राहुल गांधी की जो सीट है, अभी आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, मैं आपको ये भी बताऊं कि उसको लेकर के भी बीजेपी की स्ट्रेटजी है। अपने अध्यक्ष के सुरेंद्रन को वहां से उतार दिया है, वहां से सीपीआई टक्कर दे रही है, तो राहुल गांधी को भी घेरने की पूरी कवायद है। तो आप सोचिए जो सबसे बड़े आइकन हैं इंडिया अलायंस के, राहुल गांधी, उनकी घेराबंदी भी साउथ में है और बोनस वोट, जो बोनस सीटें हैं उनको लेने का प्लान भी साउथ में है। तो मिशन 400 जो है उसका दरवाजा ही साउथ है इस बार। शिरीन, बिल्कुल, मिशन 400 का दरवाजा दक्षिण से खुलेगा और इसीलिए सबकी निगाहें इस वक्त जो है वो बनी हुई है दक्षिण में, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ रहिए, आपसे आगे भी बात करेंगे। तो देखिए बीजेपी पर जिस तरीके से इस वक्त विपक्ष जो है वो चौतरफा हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने कहा है कि कई राज्यों में प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अंडर करंट है। जयराम रमेश का ये बयान, कह रहे हैं कि 75 साल में हिंदू खतरे में नहीं था। ये प्रियंक खरगे का बयान है। और लालू यादव जो कह रहे हैं कि घबराहट में है, इसीलिए 400 पार की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया कि बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सारे उत्तर पूर्वी इलाके में, सभी राज्यों में एक मजबूत तरीके से अंडर करंट है कांग्रेस के पक्ष में। Sanatan Dharma has been there for over 3,000 years. Nobody tried finishing it, nobody can finish it. ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात। कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, उनकी प्रासंगिकता बनी रहे इसलिए वो बोल रहे हैं। एक दिन में तो पूरा जितना भी मतलब कि इनका ये है हेलीकॉप्टर देखिएगा ना, नाचेगा पूरा बिहार में। अभी लोग सब डरे हुए हैं। अब हम तो ये समझते हैं कि भारी बहुमत से जीतेंगे। अभी हम ज्योतिषी नहीं कि बता पाए कितने वोटों से। अभी भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले, भाजपा के पत्ते है ही नहीं खोलने के। तो जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, ये घमासान भी काफी दिलचस्प होता जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धमाकेदार इंटरव्यू शाम 5:30 बजे एबीपी न्यूज पर देखें। संकल्प पत्र जारी करने के बाद ये पहला इंटरव्यू है। सनातन राम मंदिर पर प्रधानमंत्री बोलेंगे, दुनिया में भारत की ताकत बताएंगे मोदी। तमिलनाडु में डीएमके ने कहा है कि उन्होंने काफी बयान दिए हैं सनातन के खिलाफ। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा। डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। मैं कल्पना नहीं करता हूं इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है। वो गुस्सा पैदा
डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में। मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करती हूँ, इसको एक राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन हो गया है। उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था। अब क्या राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। आपने हॉस्टिलिटीज रोकने के लिए पर्सनल इंटरवेंशन किया था, ये सुनने में आया है। दोनों राष्ट्रपति के साथ मैं बहुत मित्रपूर्ण मेरा रहा है। मैंने कहा भाई भारत के इतने लोग हमारे नौजवान फंसे हुए हैं और मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या ये गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? विपक्ष कहता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी सारे के सारे जो इलेक्शन कमीशन को भी जोड़ते हैं, वो कि सारे इदारों पर बीजेपी हावी है और लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं।